हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपको लास्ट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आज एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर 8 क्लास 10 का, हेरिडिटी। हेरिडिटी बाय द वे, ये चैप्टर एक तरह से लास्ट चैप्टर का एक्सटेंशन है, ठीक है। सो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी को आप कह सकते हो एक तरीके से इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में सिंपल समझो तो इसका मतलब होता है विरासत। तो आपको विरासत में क्या मिला? अब ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जा रहा है? ये बात किया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन के दौरान आपको विरासत में मीन्स इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स तो क्या मिलेगा? बेसिकली ट्रायड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रायड्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ना कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल मीनिंग यही होता है कि एक तरीके से दूर से देख के क्या क्या डिफरेंसेस है आप में, क्या क्या आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सी, पेरेंट्स में तो हमें पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स मेल फीमेल। अब ये ट्रायड्स कैसे आता है? मेल का जो स्पर्म है उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, और ये मान लीजिए डीएनए। अब इस डीएनए में कई सारे जीन्स होते हैं, ठीक। अब सपोज करिए ये एक जीन्स है, ये एक जीन्स का पैकेट है। अब ये जीन्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, मान लीजिए जो बेबी है उसके पेरेंट के हाइट के बारे में, ठीक। ऐसे ही कई सारे जीन्स हैं जो उनके कलर को रिप्रेजेंट करेगा, जो उनके आईज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे। इसी तरह से फीमेल के भी जीन्स हैं, इनके जीन्स भी ऐसे। अब जो न्यू बेबी हुआ हो सकता है, मान लीजिए फीमेल यानी कि मदर साइड का जो कलर है, मान लीजिए माँ जो है थोड़ी फेयर है, तो जो न्यू बेबी हुआ वो फेयर है और हाइट उसकी ज्यादा है, मीन्स लॉन्ग भी है। लॉन्ग कहेंगे, क्या बोलेंगे, हाइट उसकी अच्छी है, लॉन्ग टर्म कम सही है, विद गुड हाइट। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इस बेबी का जो हाइट वाला ट्रायड है वो पिता के साइड से आया हुआ है, और जो इसके बेबी का कलर वाला ट्रायड्स है, कलर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो माँ के साइड से आया हुआ है। सो ये जो न्यू बेबी है ये अपने पेरेंट्स से डिफर है, वी कॉल इट वेरिएशंस। हम लोगों ने ये कई बार पढ़ रखा है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली हेरिडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन को। क्लियर? हेरिडिटी जो है वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। गुड। यही, अगर ये तो मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, हम लोग अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आज का जो डिस्कशन है वो पहले वाले क्लास पे ही डिपेंड है, ठीक है, तो ज्यादातर वैसे ही रहेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्योंकि पेरेंट्स एक ही होते हैं तो डीएनए जस्ट कॉपी होता है इनका, डीएनए सीधे कॉपी होता है। हाँ, डीएनए कॉपी के दौरान थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, यानी कॉपिंग एरर, वैसे ऐसा कोई शब्द है नहीं बट ठीक है, कॉपिंग एरर जो है देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत मीन्स इट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
लेस वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें जो है ह्यूज वेरिएशन देखने को, इवन अगर हम लोग बात करें किसी पेरेंट्स के, मान लीजिए दो बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों, क्योंकि पेरेंट्स तो सेम ही है, आप दोनों बच्चों को देखोगे वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स से अलग हैं, एट द सेम टाइम वो दोनों बेबी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। सो दिस इज द वेरिएशन। क्लियर? इसी में अगर हम लोग इसका एग्जांपल देख लें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं शुगर केन ले लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल शुगर केन। अब शुगर केन जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है, इट कम्स अंडर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपको ये बताना है कि ये रूट से बनेगा कि स्टेम से बनेगा कि लीफ से बनेगा, ये थोड़ा सा बताओ कमेंट बॉक्स में। सो इट कम्स अंडर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मींस इसको जो है हम लोग असेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। गुड। अब इसके कारण, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, यू विल सी कि जो शुगर केन का कोई फील्ड है, आपको सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। पूरा फील्ड जो है अपीयर्स लाइक, मींस यू फाउंड वेरी लेस सिमिलरिटी। अब लेस सिमिलरिटी होने के कारण सबके सब एक जैसे अपीयर सिमिलर, बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। ठीक है? क्लियर? तो हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन रहेगा, इनहेरिटेंस का मतलब ही हो गया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्यूमुलेटेड बाय द बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म, वो किस तरीके से वेरिएशंस लाते हैं और ये वेरिएशन कैसे मेक करता है कि वो सरवाइव करे। ठीक है? अच्छा, कल के टॉपिक में मैं शायद कुछ भूला था। कल का टॉपिक जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक ही छोटा सा बात भूला था, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि मैंने वो बताया नहीं है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का एक और मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, जिसको आपने कभी सुना होगा, नसबंदी। ठीक है? नसबंदी मीन्स जो वेन्स है बॉडी के अंदर, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग बॉयज की बात करें, आई मीन मेल की बात करें, तो मेल का जो स्पर्म है वो पास होता है वास डिफरेंस से। तो वास डिफरेंस, वास का मतलब वेसल, डिफरेंस का मतलब कैरी करना, वास डिफरेंस से पास होता है। तो अगर इसको ही ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक कर देंगे तो स्पर्म आएगा ही नहीं, नो स्पर्म। जब स्पर्म आएगा ही नहीं तो फिर चांस ही नहीं है कि कोई बेबी हो सके। इसको बोलते हैं, इसको टर्म है कुछ, हाँ, वसेक्टोमी। ठीक। अब सिमिलरली अगर वुमेन के केस में बात करें, तो उनका जो है इससे आता है ट्यूब से, तो इसको ब्लॉक कर दे अगर, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है? तो दो ये मेथड है, ये भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ठीक है, क्योंकि मैंने प्लान बनाया था बताने के लिए, तो कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है ना? इसीलिए कहता हूं ना कि आपको केयरफुल स्टडी करना चाहिए। टीचर हो सकता है कुछ गलत बताए, आपको उस गलतियों को जो है करेक्ट करना है। और आजकल का तो मेथड सही है ना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि सर ने यहाँ पे गलत बताया हुआ है, और उसको जो है सही करोगे। और ऑब्वियस ही बात है कि जब कोई सीरियस बंदा स्टडी करता है तो प्रॉपर बेसिक क्रॉस चेक उसका माइंड करता रहता है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक हुआ है, उसको फिर वापस से बुक में चेक करना, फिर ये सारी चीजें। अब अगर मान लो आप लाइटली लेके अगर पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियस है कि आप इस पे ध्यान नहीं दोगे। ठीक है? और आप गलत इंफॉर्मेशन गेन करोगे। दैट इज द रीजन आप सीरियस पढ़ाई करो, क्रॉस चेक करो, हर एक टॉपिक को बुक लेकर बैठो,
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ चीजों को सिंपल बनाने का, दैट्स इट, कि आप उनको माइंड में रिलेट कर सको एंड लेटर इट बिकम रेफरेंस फॉर योर थिंकिंग। तो जो आप सोचते हो एग्जाम उसको साइड रखो, आपके थिंकिंग का ये रेफरेंस बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो वेरिएशन ही क्या है? कोर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वेरिएशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण किस तरह से वेरिएशन यानी कि बदलाव जो है किसी एक न्यू ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होते रहते हैं। इसको समझो, इसमें 3 कोर आइडियाज हैं, 3 कोर आइडियाज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 कोर आइडियाज मिल रहे हैं। नंबर 1 इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। दूसरा वेरिएशंस एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इवोल्यूशन। ये 3 कोर आइडियाज हैं जिनको हमें समझना है। वैसे भी समझ में आ रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू द इनहेरिटेंस अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। सो आप कह सकते हो कुछ चीजें तो फिक्स्ड है जो ट्रांसफर होगा ही होगा, जो एक तरह से कह सकते हो कि ये इनहेरिट है। जैसे कुछ आप कह सकते हो बेसिक बॉडी डिजाइन, जैसे किसी भी ह्यूमन को ही अगर एग्जांपल में ले लें, क्योंकि हम लोग लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं तो एनिमल सबको आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन को एग्जांपल है। बेसिक बॉडी डिजाइन में अगर बात करें तो हमारे 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आईज है एंड एक्सेट्रा। तो ये बेसिक बॉडी डिजाइन ये फिक्स्ड है। ये किससे मिल रहा है? पेरेंट्स से ही। उन पेरेंट्स का अगर बॉडी डिजाइन ऐसा है तो उनको कैसे मिला होगा? उनके पेरेंट्स से। तो एक तो फिक्स्ड है जो आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है दूसरी बात, सब्टल या फिर माइनर चेंजेस। जैसे जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरह के चेंजेस, बदलाव देखने को मिलते हैं। किसी का कलर चेंज है, किसी का हाइट चेंज है, किसी का इंटेलिजेंस चेंज है, एक्सेट्रा। इस तरह से बदलाव देखने को मिलता है। तो वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? इस पे अगर हम लोग आए इस पॉइंट पे, वेरिएशन कर क्या रहा है? वेरिएशन एक तो वेरिएशन जो है, जो वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यू इंडिविजुअल में एक तो इसके पास जो इनहेरिटेंस से आया वो मिला। मतलब इसको आप देखोगे तो कैसे क्या इसमें अपीयर होगा, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करोगे। तो इसका एक इनहेरिटेंस यानी कि जो इसका मतलब बॉडी डिजाइन है, स्पेशली बेसिक बॉडी डिजाइन, कि उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, ये सारी चीजें। अगर आप एक डॉग को देखोगे तो डॉग का अपीयरेंस कुछ और है। तो एक तो इससे ये पता चला कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो चेंजेस आ रहा है, ये वाला जो चेंजेस आ रहा है, दूसरा वेरिएशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो न्यू इंडिविजुअल गेन क्या कर रहा है? एक तो जो पेरेंट्स से जो फिक्स्ड चलता चला आ रहा है वो, और हर बार जब एक रिप्रोड्यूस, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक बेबी है, ठीक है, फर्स्ट, और ये फर्स्ट मान लीजिए फीमेल, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया सेकंड। अब इसमें कुछ चेंजेस होगा। अब ये सेकंड किसी और सेकंड से
मेट किया, इंटरकोर्स किया, अब ये थर्ड, तो हर बार जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एवरी टाइम वी कैन सी कि वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, हर बार रिप्रोड्यूस करेंगे, हर बार वेरिएशन। सो एवरी जनरेशन ये क्या इंश्योर कर रहा है? इट इंश्योर एवरी जनरेशन, हर एक जनरेशन जो है, हर एक अगला जनरेशन जो है वेरिएशन को क्या कर रहा है? एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है वेरिएशन। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? जैसे इसके अंदर कुछ क्वालिटी अपने मम्मी पापा के साइड से कुछ तो आया होगा, अब ये जो सेकंड फीमेल है इसने कहीं और से अपना क्वालिटी लेके आई होगी, इसके बाद जब ये लोग मेट किए तो ये थर्ड, इसके पास इन दोनों की कुछ क्वालिटी रहेगा, इसके पास जो यहां से आया वो भी है, थोड़ा बहुत तो उनका भी ट्रैक रहेगा ही, कुछ नहीं तो फिक्स्ड वाला तो है ही, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, बदलाव होता जा रहा है। इस तरीके से हर एक जनरेशन जो है वेरिएशन को एक्यूमुलेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सारे वेरिएशन एक्सेप्टेबल है? क्या जितने भी वेरिएशन जो हो रहे हैं बॉडी में, क्या वो सारे एक्सेप्टेबल हैं? तो आंसर है नो। ठीक है, सारे वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है एनवायरनमेंट। एक सेकेंड, इसी बात को हम लोग अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि क्या सारे के सारे वेरिएशन का चांस है सरवाइव करने का? एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए, अपने आप को अगर रेफरेंस में रखोगे तो आप बोलोगे कि एक्सेप्टेबल है, बट अगर हम लोग, क्योंकि ये सारा डिसाइड एनवायरनमेंट अगर करेगा, तो फिर ऐसे कहते हैं कि क्या सारे वेरिएशंस जो हो रहे हैं उनके चांस है, इक्वल चांस है सरवाइव करने का? इसको समझते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न यही है कि डू ऑल वेरिएंट्स हैव इक्वल चांस टू सर्वाइव? क्या सारे के सारे वेरिएंट्स को इक्वल चांस है? आंसर है नो। कैसे? ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है एनवायरनमेंट। Environment selects useful variants। कैसे? इसको समझते हैं। सपोज करिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया जो है, इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है हीट को सस्टेन करने का, सो नॉट एबल टू सस्टेन हीट को सस्टेन करने का कैपेबल नहीं है। अब इससे पहले इसने नए बैक्टीरिया को पैदा कर दिया था, न्यू बैक्टीरिया जो है पैदा कर दिया था, या समझ लीजिए ये दोनों भाई हैं। एक बैक्टीरिया है जो कैपेबल नहीं है कि वो सस्टेन कर सके हीट को, और ये जो है इजी वे से हीट को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। ये हीट को क्या कर ले रहा है? रेजिस्ट कह लो या टॉलरेट कह लो, टॉलरेट कर ले रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो गया, इन्वायरमेंट मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज्यादा हीट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो ये तो डेड कर जाएगा, ये तो डेड हो गया, बट ये जिसने हीट को रेजिस्ट किया हुआ है ये सरवाइव कर जाएगा। अब ये न्यू बैक्टीरिया जो है किसी और बैक्टीरिया से जब अगर मेट करेगा, और जो इससे एक नया बैक्टीरिया आया उसके अंदर तो ये वाला भी क्वालिटी रहेगा ना रेजिस्ट करने का, जिसमें नहीं रहेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो इनको चूज कौन कर रहा है?
इनको चूज कौन कर रहा है? नेचर। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? इसको समझो एक बार अच्छे से। ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का मेथड, ठीक है। और यही होता है फाउंडेशन फॉर, इट इज द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशन कह लो चलेगा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशन भी चलेगा और इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी चलेगा। तो ये क्या है? हम लोग 3 कोर आइडियाज डिस्कस किए थे, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस और इवोल्यूशन। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा वेरिएशन या कौन सा वेरिएंट्स जो है सर्वाइव करेगा, कौन सा सर्वाइव नहीं करेगा। तो जो सर्वाइव किया उसको सेलेक्ट किसने किया? नेचर ने, एनवायरनमेंट ने सेलेक्ट किया। दैट इज द रीजन वी कॉल इट नेचुरल सिलेक्शन। और यही फाउंडेशन होता है, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यूअस जो है सेलेक्ट होते रहते हैं, नया नया इवॉल्व होते रहते हैं, बैक्टीरिया या ह्यूमन या कुछ भी, ठीक है। इसी को कहते हैं फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना कि हम लोग हेरिडिटी पढ़ ही क्यों रहे हैं? हेरिडिटी पढ़ने का रीजन ये है कि ये भी एक तरीके का साइंस है, साइंस ऑफ सिमिलैरिटी। क्यों? इसको समझते हैं। अगर कोई भी एक पेरेंट्स है, उनका जो बेबी होगा तो वो तो अपने पेरेंट्स का बेसिक डिजाइन को फॉलो करेगा। बेसिक डिजाइन का मतलब क्या है? जैसे अगर पेरेंट्स डॉग हैं तो बेबी भी डॉग ही होगा। अगर पेरेंट्स हॉर्स है तो बेबी भी हॉर्स ही होगा। और अगर पेरेंट्स ह्यूमन है तो बेबी भी ह्यूमन होंगे। तो बेसिक डिजाइन तो फॉलो करेगा। एट द सेम टाइम कुछ जो है इनके ट्रायड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो पेरेंट्स से डिफर हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, है ना। डिफर हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बट ये जो होता है नॉट बाई चांस। डिफर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से डिफर, कुछ सारे के सारे ट्रायड्स जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे के जनरेशन से ही मिलते हैं। तो जो हेरिडिटी में हमें समझना क्या रहता है कि जितने भी ट्रायड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। जितने भी ट्रायड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जेन को ट्रांसफर होते हैं, दीज आर दी रिलायबली कह लो, रिलायबली इनहेरिटेड मीन्स कहने का मतलब कि ये जो ट्रायड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, एक रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे रैंडमली कुछ नहीं हो सकता है, मीन्स देयर इज नो रैंडम कोई ट्रायड्स किसी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, कोई रैंडम ट्रायड्स नहीं आएगा। ये अपना रूल फॉलो करते हैं, यही हमें समझना है, ठीक। यही हमें हेरिडिटी में पढ़ना है, इसी रूल्स को समझना है कि ये किस तरीके से रूल्स फॉलो होता है।
एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी में एक सेकेंड इसको मिटा दूं मैं। तो हेरिडिटी हमें समझ में आ गया, इट्स अ साइंस ऑफ सिमिलैरिटी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं वो किस तरीके से सिमिलर है, उसी को रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो ओवरऑल हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे, बट इसके मेन बात को कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस एक जो फाउंडेशन था, बेसिक फाउंडेशन, वो हमने बिल्ड किया है। ठीक है, तो एक्टिविटी को समझते हैं। आपके बुक में जो दिया हुआ है वही डिस्कस करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, मतलब डिस्कस। ओके, तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ईयर लॉब्स को लेकर, ईयर लॉब्स, ये चीज, ये पोर्शन ईयर लॉब्स। देखो दो तरीके के ईयर लॉब्स देखने को मिल रहे हैं, एक अटैच्ड, यानी कि ये जो है साइड से अटैच रहेंगे, और दूसरा फ्री। यूजुअली आपको फ्री देखने को ज्यादा मिलेगा मैक्सिमम। करना क्या है, इसमें एक नोट बनाना है, मान लीजिए एक लिस्ट बनाना है कि कितने बच्चे जो है उनके अटैच्ड जो है ईयर लॉब्स है, और कितने बच्चे हैं जिनके फ्री है। ठीक है, अब उनके पेरेंट्स का रिकॉर्ड रखना है। ये तो मान लो बच्चे का हो गया, पेरेंट्स का इसी तरीके से रिकॉर्ड रखना है कि जिस बच्चे का फ्री था उसके पेरेंट्स का जो ईयर लॉब्स था वो फ्री था कि अटैच था। इसी तरीके से जिस बच्चे का अटैच था उनके पेरेंट्स का जो है फ्री लॉब्स जो है, अटैच लॉब्स जो है वो, उनका ईयर लॉब्स जो है वो अटैच है कि फ्री है। इस तरीके से रिकॉर्ड बनाना है, और फिर एक परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ओवरऑल मान लीजिए आप लोगों ने 10 बच्चों को कैलकुलेट करके उनको ऑब्जर्व किया, 10 बच्चों में से मान लीजिए आपको 8 ऐसे मिले जिनके फ्री ईयर लॉब्स है, और 2 ऐसे मिले जिनके अटैच्ड ईयर लॉब्स है। आपने उनके पेरेंट्स को जब क्रॉस चेक किया तो पता चला इनके पेरेंट्स के भी अटैच्ड ईयर लॉब्स थे। तो एक बात समझ में आया कि जिनके फ्री थे उनके पेरेंट्स तो जनरली फ्री ही हैं, और जिनके अटैच्ड है उनके पेरेंट्स का भी अटैच्ड ईयर लॉब्स था। तो इसी रूल्स को हमें समझना है कि किस तरीके के ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और लास्ट क्लास में भी ज्यादा हैवी हो गया था। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत छोटा है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी की बातों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।